बस एक आखिरी दाव और सही। अरे बेटा सुरेश, तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूँ, कहकर सुरेश अपने दोस्त की माता जी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माता जी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। सुरेश बोला, आंटी जी राहुल को ढूंढ रही हैं? दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था तो इस कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आई थी एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में राहुल के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। अम्मा के सामने राहुल के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितनी मन्नतों से मांगा था राहुल को उन्होंने भगवान से। कभी चोट राहुल को लगती थी तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी अम्मा। अपने बेटे को आज अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के नहीं लगते। राहुल, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपने माता और पिताजी का सहारा उनके बुढ़ापे में न बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हाल में रह रहे हैं? सुरेश ने राहुल को समझाना चाहा। सुरेश, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ इसे जी सकता हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिन भर में इतने मरीज़ आते हैं, अगर उन्हें छोड़कर एक दिन के लिए भी मैं चला जाऊँ तो मेरा हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना करियर छोड़कर गाँव में नहीं रह सकता, और गाँव में रखा भी क्या है। और अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह जिद पकड़ के अड़े रहते हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ कमाता ही कितना हूँ जो मैं हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ। मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्च हैं, लेकिन अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने मैं पैसे भेजता रहूँ। राहुल तो डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा और बाबूजी के पास तो भेज ही सकता है ना। ना तो तू उन्हें अपना समय देता है और ना ही पैसा। उनका भी तुमसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तू अपने अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। सुरेश, राहुल का दोस्त, यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन राहुल को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। राहुल अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। वह सदैव ही हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब राहुल थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई तो बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत से पैसे बाबूजी से लिए। राहुल ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे कि राहुल ने सोचा कि अगर गाय भैंसों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिल रही है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उस दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थी कि राहुल डॉक्टर बने, क्योंकि वह मन ही मन जानती थी कि डॉक्टरी के लिए राहुल शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन राहुल जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। राहुल का सिलेक्शन हो गया और वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गई और कहने लगी कि आपका काम और ज़मीन कौन संभालेगा? तो बाबूजी बोले, उसके लिए मैं हूँ ना, तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम कर दिया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएंगे।
लेकिन राहुल ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसकी अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद राहुल की डॉक्टरी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छी अस्पताल में नौकरी भी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी लड़की से हो, लेकिन राहुल ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो उसके साथ ही काम करती है और डॉक्टर भी है। राहुल की शादी कंचन नाम की लड़की से हो गई। कंचन जो शहर में पली बड़ी थी, गांव से नफरत करती थी और कंचन नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी जाकर उसके साथ रहें। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसलिए वे राहुल के घर नहीं आते थे। गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने राहुल से पैसे मांगे तो राहुल ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। कितनी मेहनत से खड़ी की थी यह दुकान। अगर यह दुकान ना होती तो हम तुझे ना पढ़ा पाते और ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन राहुल को इन सब बातों से कोई मतलब न था। वह अपने शहर की ज़िंदगी में मस्त था। राहुल की पत्नी कंचन भी एक डॉक्टर थी। जब उनका बेटा हुआ तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को क्रश में छोड़कर नौकरी करने जाने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करें, लेकिन कंचन ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा गंवार लोगों के हाथ में नहीं देगी। इसलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी कि राहुल का बेटा चिंटू अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि राहुल यही गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही राहुल के बेटे की किलकारियां गूंजेंगी। पर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। घर का आंगन सूना पड़ा है। अगर राहुल यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो राहुल ने रहने ही नहीं दी और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं कि कहीं नौकरी कर लूँ। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। राहुल को जब सुरेश ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि कंचन माँ और बाबूजी को अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप गरीबों की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। बेचारे बूढ़े लाचार माता पिता अब ऐसी हालत में रहने के लिए मजबूर थे। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से राहुल उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन कंचन ने उन्हें अपने पास घर में आने से साफ इनकार कर दिया और राहुल से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। वे यह सोचने लगे, यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। राहुल का बेटा चिंटू भी अब बड़ा हो चुका था और उसने भी डॉक्टर बनने का ही सोचा हुआ था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे चिंटू के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब चिंटू विदेश से पढ़ लिखकर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उसका अस्पताल दिखाया। लेकिन चिंटू ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। राहुल और कंचन दोनों जैसे सुन हो गए। चिंटू, यह तुम क्या कह रहे हो? कंचन बोलने लगी, हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने हमें एक पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन माँ, मैं विदेश की ही एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ़्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा। चिंटू ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। राहुल और कंचन दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चिंटू, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है,
अपनी ज़िंदगी भर की कमाई पल भर में दांव पर लगा दी और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाया। कंचन के हाथ पैर सुन्न हो गए। बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। चिंटू, पर आप तो शुरू से ही मेरे बिना रह रही है ना। मुझे तो आपने क्रश में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी। न तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था और ना ही आपके पास, और दादा दादी को आपने कभी मुझसे मिलने ही नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। यह बात सुनकर जैसे कंचन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे चिंटू के रूप में उसके अपने कर्म ही उसके सामने आ गए हैं। कंचन गहरी सोच में डूब गई और इसके आगे कुछ ना बोल पाई। कंचन अपने कमरे में चली गई। राहुल भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। आज उसे उसका दोस्त सुरेश याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, पर उसने दोस्त की भी कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभलने के बाद राहुल और कंचन ने फैसला लिया कि वे वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वह वृद्धाश्रम पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। वह तो यही देखकर खुश थे कि उनसे मिलने आज उनकी बहू आई है। इतने सालों बाद अम्मा और बाबूजी को इस हालत में देखकर कंचन और शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा और बाबूजी के साथ कितना बुरा किया, और अम्मा और बाबूजी आज भी हमारे साथ इतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। कंचन सोचने लगी कि माफ़ी मांगू भी तो किस मुंह से। कंचन और राहुल अम्मा बाबूजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी, हम आपके गुनहगार हैं। आज तक हमने अम्मा और बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब वह खुद उसी स्थिति में खड़ी है जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा और बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, उनके दर्द को समझ पा रही है। अम्मा और बाबूजी की जर्जर हालत देखकर राहुल और कंचन अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। राहुल और कंचन अम्मा और बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने चिंटू खड़ा था। कंचन और राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए कंचन ने पूछा, पर बेटा तेरी तो आज की फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ और यहीं आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हो। सुरेश अंकल ने आपको वृद्धाश्रम में बात करते हुए सुना था। आपने अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बताई। मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहें। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से नहीं समझोगे, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया ताकि आप समझ सके कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरस रहा था। मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। कंचन और राहुल के चेहरे पर भी आज भरी मुस्कान थी। आज चिंटू को अपने दादा दादी का प्यार मिल गया था और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वह हमेशा से रहने का सपना देखते थे। दोस्तों, माँ बाप हज़ारों तकलीफ सहन करके भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। सारी उम्र अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को हर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सारे सपने और खुशियाँ भी कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ही जीते मरते हैं। माँ बाप का यह सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे बहुओं और उनके बच्चों के साथ मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो, यही चीज़ उन्हें खुशी देती है।
जो उनके चेहरे की चमक बनकर दिखने लगती है। आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।